माँ सरस्वती, माँ भारती, युग पुरुष ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज और राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन विजयनाथ जी महाराज महाराणा प्रताप के चित्रों पर पुष्पांजलि कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मुख्य अतिथि से निवेदन है कि अपना स्थान ग्रहण करें। आज हम सभी राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन अवैधनाथ जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि के पावन स्मृति में आयोजित सप्त दिवसीय व्याख्यान माला के चतुर्थ दिवस पर उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ के लिए सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत हेतु महाविद्यालय की छात्राएं। प्रिय
मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर अश्विनी मिश्र जी। आपने पीएचडी की उपाधि वनस्पति विज्ञान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। आपका मुख्य विषय औषधीय पौधे हैं। आपने वर्ष 1996 में राजकीय महाविद्यालय में अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ किया तथा आपको अपने शिक्षण कार्य के दौरान अन्य राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, जो ज्ञानपुर, नैनी आदि जगह पर स्थित है। आपको चीन सरकार द्वारा फेलोशिप प्राप्त है, जो आपको औषधीय पौधों के ऊपर कार्य करने के लिए प्राप्त हुआ है। आपने बुडापेस्ट के हंगरी यूनिवर्सिटी में IMSA वैज्ञानिक एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत अपना शोध कार्य भी किया है। आपने अब तक 13 विद्यार्थियों को PhD कार्य हेतु निर्देशन किया है। आपके निर्देशन में अब तक 8 परियोजनाओं का कार्य संपन्न किया गया है। आपने 2 पुस्तकों का भी लेखन किया है तथा साथ ही साथ आपने विविध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में अनेक शोध कार्यों का प्रकाशन किया है। इसके पहले आप क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी गोरखपुर एवं बस्ती मंडल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वर्तमान में आप क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी लखनऊ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह महाविद्यालय परिवार आपका हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हमारे अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर विजय कुमार चौधरी सर। मैं आपका बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक, छात्र छात्राओं का भी हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। मैं अपने अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगी कि वो हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह तथा महाविद्यालय की पुस्तकें प्रदान कर उनका स्वागत करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बोध गीत हुए महाविद्यालय की छात्राएं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की राही वसुधा का कल्याण न भूलें। मानव अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानवता प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम
वसुधा का कल्याण न भूले। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत। आज हमारे व्याख्यान का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मैं समय न व्यर्थ करते हुए अपने मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि इस व्याख्यान विषय पर हम सभी को लाभान्वित करें। धन्यवाद संचालिका महोदय। महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की स्मृति व्याख्यानमाला के अवसर पर आज मंच पर उपस्थित इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय चौधरी जी, संचालिका अर्चना मैडम, महाविद्यालय के अन्य प्राध्यापक, हमारे साथ आए जनरल कॉलेज के कॉमर्स विभाग के प्रवक्ता डॉक्टर अरुणा जी तथा प्यारे बच्चों। सर्वप्रथम मैं महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलसचिव आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप राव जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने महाविद्यालय में पुनः एक बार और आने का अवसर प्रदान किया तथा प्राचार्य की भूमिका में आज हम लोग के मित्र विजय चौधरी साहब उपस्थित हैं। इनके प्रति, इनके महाविद्यालय के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे अपने महाविद्यालय मेरा स्थानांतरण हो गया है। मुझे तो लग रहा था इस साथ बुलावा न आवे, बड़ा मैं दुखित था, लेकिन लगा कि निश्चित ही मैं आपके महाविद्यालय से दिल से जुड़ा हूँ, इसीलिए मैं आपके बीच हूँ। मैं आपके महाविद्यालय को जानता पहचानता हूँ, इस हैसियत से जानता पहचानता हूँ। ये मुझे स्लाइड दिख नहीं रही है, तो थोड़ा दिक्कत होगी अगर मैं इसको थोड़ा सा कर पाऊँ। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपका महाविद्यालय ऐसा अग्रणी महाविद्यालय है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य और भारतीय ज्ञान परंपरा के पद चिन्हों को अपनी स्थापना काल से चलता रहा है। आपकी अनुशासन प्रियता और आपका चरित्र निर्माण जो हो रहा है, उसके लिए मैं महाविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने देखा सुना, अभी आपकी निर्माणों के इस दौर में चरित्र निर्माण न हो, कितना बढ़िया बात है कि जो दौर चल रहा है उसमें मेरा मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण। हम लोग अपने अपने टॉपिक आते हैं, मुझे जो आज विषय दिया गया है भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जैसा कि आप जानते हैं कि यह महाविद्यालय महाराणा प्रताप शिक्षा समिति के द्वारा चलाया जा रहा है और इसके दो ऐसे नायक हैं। मैं उन नायकों को आज के दिन उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ और बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। जरा देखें आप, युग पुरुष महंत दिव्यनाथ जी महाराज तथा राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज, जिनके नाम पे आज की यह व्याख्यानमाला स्मृति में आयोजित की गई है। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय ज्ञान परंपरा ये दोनों लोग ध्वजारोहण रहे हैं। इन्होंने जो भी काम किया है राष्ट्र निर्माण के लिए किया है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो आज हम बात कर रहे हैं उन्होंने बहुत पहले से कर लिया है। अगर दिव्यनाथ महाराज की बात करें तो उन्होंने 1932 में ही शिक्षा के महत्व को समझ लिया था और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की थी और गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में अपना योगदान दिया था। अगर उनके शिष्य की बात किया जाए तो उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद को अपनी तपस्या और अनुभव से आगे बढ़ाया और आज हर्ष का विषय है कि आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत 40 से अधिक शिशु से लेकर उच्च शिक्षा तक के बच्चे या युवा
आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये देखा जाए तो इसमें प्रौद्योगिक विज्ञान, चिकित्सा, आध्यात्मिक, धार्मिक, भाषा, नारी शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, योग दर्शन और शिल्पकला, जितनी विधाएं हमको ज्ञान परंपरा में मिलती हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, उसके सारे पहलुओं को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज पूरा कर रहा है। आप देख लें, आपके पास MP पॉलिटेक्निक भी है, चिकित्सा में एक महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय है, नर्सिंग है, संस्कृत विद्यालय है, नारी शिक्षा के लिए आपके पास महिला महाविद्यालय है। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है। शिल्पकला के बारे में आपने सुना होगा, हर साल आप लोग टेक्निकल कोर्स कराते हैं। तो जितनी भी विधाएं होनी चाहिए वो आपका शिक्षा परिषद उसको पूरा कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये इन लोगों की बात किया जाए तो दोनों लोग जो महापुरुष हैं हमारे, इन्होंने अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बड़ा माना और ये माना कि अपनी जन्मभूमि पर ही अपना कर्मभूमि बनाना है और उसके उत्थान की बात करनी है। अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का संवर्धन का काम अपने ये दो युग पुरुषों ने किया है। जिसको अगर हम लोग कहें, मैंने एक डिफिनेशन बनाई है, अगर किसी को कहें आत्मा, तो जो आदमी अपने बारे में सोचता है उसके अंदर आत्मा होती है। महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा वो होता है जो अपने बारे में भी सोचे लेकिन अपने से अधिक दूसरे के बारे में सोचे, वो महात्मा होता है। और परमात्मा वो होता है जो निरंकार है, जो अपने बारे में तो नहीं, जो दूसरे के बारे में सोचता है, उसको हम परमात्मा की श्रेणी में रख सकते हैं। तो दोनों हमारे जो युग पुरुष हैं, दोनों महात्मा थे जो अपने बारे में कम सोचते थे लेकिन समाज के बारे में, समाज में की विकृतियों को दूर करने के बारे में, शिक्षा के बारे में, संस्कृत के बारे में, योग के बारे में, दर्शन के बारे में सोचा करते थे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो इसके जो मूल में लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति करे साकार ज्ञान, योग्यता, रोजगार और चरित्र निर्माण। ज्ञान, पहला ही शब्द है ज्ञान। हम ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान की परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। ज्ञान हुआ है जो हमें मनुष्य बनाए, वही ज्ञान है। जो हमारे अंदर चरित्र का निर्माण करे, वही ज्ञान है। अगर हम महात्मा गांधी को यहाँ कोट करना चाहें तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, यदि आपके पास ज्ञान है तो उससे चरित्र निर्माण होना चाहिए। यदि आपके पास विज्ञान है तो उसका उपयोग मानवता के लिए होना चाहिए। यदि आपके पास संपदा है तो उसका उपयोग सेवा के लिए होना चाहिए। यदि आपके पास आनंद है तो वह आनंद अंतर आत्मा से आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए, वह खुशी अंदर से महसूस होनी चाहिए। और किसी संत ने और कहा था कि ज्ञान, तप, दान, तीन ऐसी चीजें हैं। ज्ञान जो आपके पास नॉलेज है, तप हार्ड वर्क, तपस्या जिसमें आपने मेहनत करके वो ज्ञान प्राप्त किया है। ये दोनों चीज को हमें क्या करना है? अपने पास नहीं रखना है। अपने हार्ड वर्क से जो ज्ञान हमने अर्जित किया है उसे दान के रूप में देना है, दूसरे तक पहुंचाना है। यही है हमारी शिक्षा नीति। दूसरे को देखा जाए योग्यता। योग्यता योग्य कौन होगा? योग्यता जो आप ज्ञान से आप धारण करेंगे, इस लायक बनेंगे कि आपका चरित्र बन सके, वह योग्यता। इसकी बात करके हमारी शिक्षा नीति। तीसरा है रोजगार। रोजगार सृजन होना चाहिए, रोजगार की बात करते हैं। और अंतिम उद्देश्य जो है भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए, भारतीय ज्ञान परंपरा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चरित्र निर्माण हमारी शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य है। ये आया कैसे? आप लोग जानते हैं कि 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूनाइटेड नेशन में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए थे। उसमें चौथा गोल था बेहतर जीवन एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। यानी अगर आपको जीवन बेहतर बनाना है, बेहतर जीवन को कैसे परिभाषित करें? मेरा तो मानना है कि बेहतर जीवन वो है जो हमारे अंदर सुख हो, शांति हो, वही बेहतर जीवन है। तो इसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाना है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2014 में डिसाइड किया गया था। और आप जानते हैं कि 2020 में आई और 21 में हम लोगों ने अग्रणी प्रदेश बने कि हम लोग ने यूजी स्तर पर उसको लागू किया और 22 में उसको कहा जाए पीजी स्तर पर उसको लागू करके हम लोग देश में अग्रणी प्रदेशों में शामिल होंगे। और हम लोग जानते हैं कि आज हम GDP के 4.43% लगभग शिक्षा में खर्च कर रहे हैं। ये सरकार की मंशा है आज के समय
कि इसको हम लेकर 6% तक जाएं, जैसे और शिक्षा में अच्छे कार्य हो सके। नेक्स्ट प्लीज। अगर वो शिक्षा का पहला होता है कि अगर किसी चीज़ की बात करें तो उसका प्रसार होना चाहिए। जब तक प्रसार नहीं होगा, इसको मैंने पहले दिया है क्वांटिटी टू क्वालिटी। पहले हम संख्या में इतने बढ़े तब हम क्वालिटी पे उसको धीरे धीरे फोकस करें। तो आज देखा जाए तो इनरोलमेंट रेशियो हमारे प्रदेश का 24 के लगभग है, पूर्वांचल का लगभग 20 है, और 2035 में हम लोगों ने टारगेट किया है सरकार ने SDG गोल के तहत इसको हम लोग 50% तक ले जाएंगे। तबकि दूसरे विदेशी की ये दिया गया है। आज हमारे यहाँ 24 यूनिवर्सिटी की नई यूनिवर्सिटी खुली है, देवी मॉडल मंडल में एक यूनिवर्सिटी खुली है, और एक यूनिवर्सिटी पाटेश्वरी माँ के नाम पे पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बल्लापुर, और एक जो है मुरादाबाद में खुली है। 3 नई यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं। आज हमारे पास 24 यूनिवर्सिटी, 48 प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हम लोग गौरवशाली हैं कि हमारे गोरखपुर में भी महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय खुला हुआ है। एडेड कॉलेज 331 है, गवर्नमेंट कॉलेज सेल्फ फाइनेंस कॉलेज 7,482 है। यानी शिक्षा का मेन जो पिलर आज के समय में कहें तो हमारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है जो शिक्षा का भार उठा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसमें हमने इनरोलमेंट में देखा जाए यूपी का है, 54 लाख लड़के पढ़ते हैं यूपी में, मेल 25 लाख हैं, फीमेल 29 लाख हैं, और ये ह्यूमैनिटीज पढ़ने वाले 25% हैं, साइंस 16, कॉमर्स 14, 13 और अदर्स 20 है। मेरा बस इतना कहना कि जो फॉरेन स्टूडेंट हैं, आज के हमारे देश की संख्या है कि देश में लगभग 50,000 विद्यार्थी भारत से। पर एक खुशी की बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर देश की इनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो बच्चियों का कम है, लेकिन प्रदेश की अगर बात करें तो हम लोग गौरव के साथ कह सकते हैं कि नारी शिक्षा की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 29 लाख लड़कियां अपने प्रदेश में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, जबकि 24 लाख के लगभग हमारे यहाँ छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो खुशी की बात है कि नारी शिक्षा जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का मेन बिंदु था, उस समय नारी नर में कोई अंतर नहीं था, सभी लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, एक साथ ऋषि परंपरा में बैठते थे, चाहे गार्गी हो, मैथिली हो, पाला हो। तो उसको इस दिशा में नई शिक्षा के माध्यम से कम अपना प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और ऋषि परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुकुल परंपरा जो पहले थी उसी की तरफ हम जा रहे हैं। गुरुकुल परंपरा में क्या था कि प्रकृति के साथ प्रेम, प्रकृति के निकट हमको सीखना था, जो प्रकृति सिखाती थी वहाँ सीखना था। मैं एक चीज बड़े दुख के साथ करना चाहूँगा कि प्रकृति के साथ प्रेम करना सीखेगा, विकृति के साथ नहीं। मैं जानता हूँ आज हम लोग के अंदर विकृतियों के साथ प्रेम करना हम लोग सीखने लगे हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ कि अगर एक पौधा है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उसकी हम टहनी काट देते हैं, जड़ काट देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं, और गमले में रख के अपने पास रखते हैं, और बड़े खुश होकर कहते हैं ओह इट इज वेरी नाइस बोनसाई। उसका जगह अपना घर नहीं। पहले हम लोग बरगद को बाहर लगाते थे, इसको पीपल को बाहर लगाते थे, उसको देख के खुशी होती थी, लेकिन उस खुशी को हम लोग अपने घर में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कोई एक गाय है, मैं चाहूँ उसके 4 पैर है, उतनी खुशी नहीं होगी। दुर्भाग्य से, विडम्बना से अगर उसको कहीं से 5वां पैर निकल गया तो हम लोग उसको हाउ नाइस इज हैविंग 5 legs। तो प्रकृति है, उसमें हमको प्यार नहीं होना, उसमें वेदना देखनी है, संवेदना देखनी है, उसके प्रति प्यार, उसके प्रति समर्पण की भावना देखनी है। तो हमें प्रकृति के निकट ये गुरुकुल परंपरा बढ़ाती थी कि गुरु के घर जाके उनकी आश्रम में पढ़ना आपको होता था। तो उसमें केवल पढ़ाई नहीं होती थी, गुरु कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाने, जो स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, लाइफ स्किल में जो सीखना होता था वो गुरु के। हम लोग बचपन में जब हम लोग PhD करते थे, 14 साल के PhD करते होंगे, तो हम लोग PhD में अपने गुरु के साथ रहते थे, उनका भाई उठाते थे, उनके साथ यहाँ भी जाते थे, कैसे पेपर तैयार करते, उनसे हम लोग ने धीरे धीरे सीखा है। लेकिन बीच में शायद ये प्रक्रिया कम हो गई। पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति चाहती है कि हम लोग उसी परंपरा को आगे बढ़ावें। आज देखिए कस्तूरबा कॉलेज खोल रहे हैं, हॉस्टल्स बन रहे हैं, वहाँ पर रह के पढ़ाई हो रही है। आप ही जानिए जितना बढ़िया आपकी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में जाइए तो प्रकृति के निकट पढ़ाई पर हम लोग जोर दे रहे हैं। यही हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा। शिक्षा के केंद्र उसमें विश्वविद्यालय, हमने विश्वविद्यालय आज नहीं कहा, तक्षशिला को हमने विश्वविद्यालय कहा है, नालंदा को विश्वविद्यालय कहा है। यानी उस समय हमारे पास विश्व की अनुकूल विद्या देने वाले आलय थे, इसलिए उसको विश्वविद्यालय कहा गया।
आप याद करिए जो केंद्र हमको नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हमारे पास इस तरह की चीज़ें थी जिसे हम गर्व नहीं करते हैं, उसको गर्व करना चाहिए। ये है भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अगर हम मिला के देखें कैसे दिखाई पड़ेगी। नेक्स्ट प्लीज। ये पहला चीज अगर हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है कि साहित्य, कला, भाषा संवर्धन और मातृभाषा में शिक्षा, ये हमारी एक थीम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। इसमें हमको देखिए यूनेस्को ने कहा कि 197 भाषाएं, भारत ऐसा देश है, विविधता का देश है, कितनी भाषाएं हैं। उन्होंने बताया कि 197 लुप्त प्राय हो गई हैं, 50 वर्षों में 50 भाषाएं लुप्त हो चुकी हैं और 8 भाषाओं की कंटेंट बनाया जाएगा। 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाओं हैं उन पे अनुवाद कराया जाएगा, पांडुलिपियों को संरक्षण किया जाएगा और विश्वविद्यालय में भाषा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ये नई शिक्षा नीति में कहा गया है। अगर उधर हम देखें तो पहली चीज हमको कहना यह है कि भाषा भारत की धरोहर है। भाषा जो हमको दूसरे से जोड़ने की कड़ी नहीं है। मैं जानता हूँ हमारे देश में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। कहा भी जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे पानी। तो इतनी बोली है, भाषा है हमारे पास, इतने समृद्ध हैं हम लोग। लेकिन आज की स्थिति में आपसे कहने मुझे कोई न्यूज नहीं है कि संस्कृत पढ़ने वालों की संख्या एकाएक बीच में कर गई है। पुनः संस्कृत पढ़ने वालों की बात बड़ी है। अगर हम संस्कृत नहीं जानेंगे तो कहा गया है कि देववाणी जो संस्कृत है, हमारे बहुत से ग्रंथ, हमारे ज्ञान परंपरा के मूल ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। तो जब वो समझना होगा तो हमें संस्कृत को जानना होगा। चाहे धर्म की ये हमारी संस्कृति की भाषा है। मातृभाषा जैसे हम हिंदी करेंगे, ये हमारी सपनों की भाषा है। हम सपने किस पे देखते हैं? आज तक मैंने कभी अंग्रेजी में कोई सपना नहीं देखा। कभी सोचता हूँ कि आज मैं इंग्लिश में कोई सपना देखूँ, विचार ही नहीं आते हैं। सपना अपनी भाषा में ही आएंगे। कभी आप देख लीजिए किसी को उर्दू में सपना आया हो, किसी को फारसी में सपना नहीं। सपना जब भी आएगा जिसमें आप सोचते हैं, जिसमें आप मनन करते हैं, जिसमें चिंतन करते हैं, तो अपनी मातृभाषा अपनी सपनों की भाषा होती है। उसको समझना है। ये रचनात्मकता की भाषा होती है। रचना क्रिएटिविटी अपनी भाषा में निकल जाती है। इसलिए शासन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये किया है कि बच्चों को कम से कम हम मातृभाषा में शिक्षा दें, जिससे उनके अंदर इसकी भाव प्रकट हों। ये कला, संगीत, नाट्य, साहित्य, लोक कथाएं, कविता के माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ है और हिंदी सिनेमा, नाट्य, साहित्य मौलिकता का सृजन के गुण हैं। धार्मिक और पौराणिक कथाओं, जातक, पंचतक, भरत मुनि नाट्य ग्रंथ, इतनी ग्रंथ है हमारे पास कि इन ग्रंथों में जो भारतीय ज्ञान परंपरा है इतनी कूट के भरी है। अगर एक भी ग्रंथ पढ़ लें, मुझे याद है जब मैं बचपन में पढ़ता था उसमें हम हिंदी के साथ साथ संस्कृत परिचारिका किताब पढ़ा करते थे। कम से कम हमको संस्कृत का कुछ तो ज्ञान होता था। आज उसको हम लोग बोल रहे हैं, मैं कहने में गुरु नहीं करूँगा कि हमारा जो आर्ट्स का विद्यार्थी है वो तो संस्कृत पढ़ना चाहता है, लेकिन विज्ञान का विद्यार्थी संस्कृत नहीं पढ़ना चाहता है। लेकिन तो सामाजिक जो गुण थे हमारे धार्मिक ग्रंथों में वो हमारे पास है। वैज्ञानिक भाषाओं को समझने में हमको देरी लगी क्योंकि उससे हम लोग दूर चले गए। और शास्त्रार्थ मैंने यहाँ लिखा, जानबूझ के लिखा है। शास्त्रार्थ एक विधा हुआ करती थी कि उससे हम अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाएं। इंटेलेक्चुअल डिबेट, आज हमारी नई शिक्षा नीति कर रही है, आपस में करके डिबेट करिए, आप संवाद नीति अपनाइए। वो कितनी पुरानी परंपरा रही है। हम लोग को याद है जब हम लोग की शादी हुई थी, एक दिन मर्जाद रहा करता था। वो मर्जाद के दिन दोनों तरफ के पंडित, ज्ञानी पंडित लोग बैठते थे और आपस में शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ केवल विवाह के बारे में नहीं होता था, शास्त्रार्थ अपनी समस्याओं के बारे में होता था। वो शास्त्रार्थ जो अपनी शादी में जितने लोग आए थे वो उसको सुनते थे, मनन करते थे, चिंतन करते थे और उससे समाज की जुड़ी होती। तो ये है भारतीय ज्ञान परंपरा। मैं जातक कथाओं का थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा। कथाओं पंचतंत्र में कई ऐसी कथाएं हैं जिससे आप समझ सकते हैं। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। पंचतंत्र में एक कथा थी, आपने सुना भी होगा, खरगोश और कछुआ की दौड़, आपने पढ़ी भी होगी। उसमें पहला था कि खरगोश हार जाता है, आलस करता है, कछुआ जीत जाता है। फिर यहाँ पर तक कथा थी आपकी पंचतंत्र में कि आपको आलस नहीं करना है, आपको लगातार मेहनत करना है,
सनातन परंपरा हमेशा बढ़ते रहना है, लेकिन अगर इसको आगे बढ़ा के देखा गया तो फिर दूसरी बार कहा खरगोश ने फिर दौड़ होगी, इस बार खरगोश जीत गया, खून केस आई तो दौड़ लगाया जीत गया। कछुआ का नाम आना तुम गलत किए फिर दौड़ होगी, उसने कहा इस बार दौड़ पानी में होगी, तुम छोटे दौड़ा रहे मुझे और अपना तो पानी में दौड़ो, चलो पता चलेगा। पानी में दौड़े, कछुआ जीत गया। अब खरगोश को लगा अरे ये तो जीत गया, उसने कहा नहीं अब इस बार दौड़ नहीं होगा, आधा पानी में होगा आधा जमीन में होगा। यहीं पे भारतीय ज्ञान परंपरा आती है। भारतीय ज्ञान परंपरा कभी नहीं करती, अपने बारे में कभी नहीं सोचती। भारतीय ज्ञान परंपरा हमेशा दूसरे के बारे में सोचती है। अब दोनों ने तालमेल बैठाया कि भैया जमीन पे खरगोश के ऊपर कछुआ बैठ जाएंगे, जब पानी आएगा तो वहाँ कछुआ के ऊपर खरगोश बैठ जाएंगे और दोनों जो उद्देश्य ज्ञान को उसको प्राप्त करें। ये भारतीय ज्ञान परंपरा कि हमें दोनों मिल के शाश्वत ज्ञान को आगे बढ़ाना करना है। तो ये सब बहुत से ऐसे आपको ग्रंथ मिलेंगे जिसमें इनके द्वारा ये जो भाषाओं की बात की जा रही है उस पर हम लोग आगे बढ़ाने का काम करें। मातृभाषा, लोगों ने कहा कि चाइना अपनी भाषा में क्या करना चाहिए, हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि मैकाले की शिक्षा पद्धति जब आई तो उन्होंने कहा कि इनको अपने रूट से काट दीजिए, इनके शिक्षा पद्धति को चौपट करिए। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी को रोका और कहा कि जब अंग्रेजी पढ़ेंगे तभी नौकरी मिलेगी। नौकरी कभी भी भारतीय शिक्षा का उद्देश्य नहीं रहा है, तो नौकरी लगाने के लिए अंग्रेजी पढ़ना जरूरी है और इसको हमको काट दिया, इसलिए हम अपनी भाषाओं से करते चले गए। नेक्स्ट प्लीज। ये वैज्ञानिक और तार्किक सोच, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में और भारतीय ज्ञान परंपरा का अलग है। तो वैज्ञानिक सोच किसे कहते हैं? वैज्ञानिक सोच हमें याद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था, क्या सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे सोचते हैं ये इंपॉर्टेंट। उन्होंने भी कहा था कि भूल से हम सीखें, वर्तमान को हम देखें और भविष्य के लिए हम काम करें, ये होता है आपकी सोच। तो हमेशा अपनी सोच को तार्किक सोच में बदलना होगा और ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में पुराने समय से हमारे पास हुआ है कि हमेशा तर्क के साथ हम लोगों ने सोचा है। तभी आप ऋषि महोदय लोग क्या करते थे, ऋषि लोग जंगल में बैठ के सोचते थे, तार्किक विधि से सोचते थे, अपने अनुभव से सोचते थे। अब अनुभव क्या होता है, आज का डेटा साइंस उस समय के हमारे ऋषियों का तार्किक सोच अनुभव में आधारित थी। वो सोचते थे, डेटा कलेक्ट करते थे, आज ऐसा हुआ, आज इतना धूप निकला, इतना पानी हुआ, इस तरह के नक्षत्र दिखाई पड़े। तो इन सब डेटा साइंटिस्ट थे और उन डेटा कलेक्शन के आधार पर अपनी सोच के माध्यम से बनाया। सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए। जब तक और सोच के बारे में मैं कहूँ, अगर ये मेरा क्लास है, मैं तो मानता हूँ अगर इसमें सभी बच्चे अगर कहते हैं 2 + 2 = 4 और कोई एक बच्चा खड़ा होकर कहते 2 + 2 = 5, तो उसका भी उतना सम्मान होना चाहिए जो सही उत्तर कर रहे हैं 2 + 2 = 4। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर एक भावना आई कहाँ से, या उसकी तार्किक सोच का नतीजा है। वो बताएगा साहब मैं ऐसे सोच रहा हूँ, वो गलत नहीं है, उसकी सोच का सम्मान होना चाहिए। जब तक सोच का सम्मान नहीं होगा तब तक हम आपके ज्ञान में बात नहीं कर सकते। मुझे याद है एक बार एक नाटक चल रहा था, एक बड़े कलाकार का परफॉर्मेंस हो गया, वो नीचे आके बैठ गए, छोटा कलाकार परफॉर्म कर रहा था। तो जो बड़े कलाकार जब किसी से कहा सर चला जाए, अब तो कार्यक्रम खत्म हो रहा है, अभी अपना बजाएंगे हम लोग चला जाए। उन्होंने कहा नहीं। जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो उन्होंने कहा कि अगर मैं चला जाता तो कला का अपमान है, कलाकार का अपमान है, तो उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, उसके अपमान नहीं करना है, उसका सम्मान करना है। ये हमारी ज्ञान है। आप हर का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें, शिक्षा का सम्मान करें। तो इसको आप देखिए इसमें अवलोकन भारत विज्ञान में प्रौद्योगिकी की बात की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने भारतीय ज्ञान परंपरा में भी की गई है। विज्ञान है क्या? विज्ञान हुआ है जो कोई नई चीज खोजी जाए या जिसको हम लोग संस्कृत भाषा वाला कुछ भी करते हैं। तो विज्ञान में उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया जाएगा, वो है विज्ञान। आप याद करेंगे प्रौद्योगिकी क्या है कि उस विज्ञान के सूत्र के आधार पर कोई टेक्नोलॉजी आप डेवलप करते हैं, कोई डिवाइस डेवलप करते हैं, वो है प्रौद्योगिकी। अब याद करिए आप अपने देसी कोर्स समझो,
जैसे वो चंद्रेश्वर बसु साहब को याद करिए, उन्होंने खोजा था वायरलेस रेडियो एक्टिव वायरलेस मार्कोनी के समय के संपर्क की बात है कि बिना वायर के उन्होंने अपनी बातों से संप्रेषण की बात की थी। अब उन्होंने खोजा वो क्या था, वो विज्ञान था। लेकिन आज देखिए उस विज्ञान में हम लोग वहीं पर रुक गए। उसी विज्ञान के सहारे आज पूरा विश्व डिफरेंट तरीके के मोबाइल बना रहा है, डिफरेंट तरीके के सूचना में क्रांति ला रहा है। तो ये क्या प्रौद्योगिकी, तो भारत ऐसा देश रहा है जहाँ विज्ञान भी रहा है। मैं कहूँ प्रौद्योगिकी तो इतनी अच्छी थी हम लोग यहाँ कि शब्द भेदी बाढ़ भी लोग चलाना जानते थे कि शब्द सुन के वहाँ पे बाढ़ चला लेते थे। तो कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी उसमें रही होगी। उसी तरीके की टेक्नोलॉजी आज हम लोग पुनः अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में लागू की जाती है। प्रयोग का अवलोकन था, प्रकृति के साथ था, और ये सब चीज़ें जीवन कौशल, अनुभवात्मक शिक्षा, इंटर्नशिप आज हम लोग दे रहे हैं। याद करिए इंटर्नशिप प्रोजेक्ट हम दे रहे हैं, सेमिनार करा रहे हैं। याद करिए जब रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ इंटर्नशिप हो रहे थे, इंटर्नशिप को लेके गया था कि चलिए, और आज जनक जी के यहाँ कुछ होने वाला है, रास्ते में राक्षस मिलेंगे, उनको कैसे आप बंद करते हैं आप सीखिए। ये था इंटर्नशिप। वहाँ पर ले जाकर उन्होंने कहा इंटर्नशिप के बाद फिर भी देखना है काम कैसे करना है, आपको काम करना विश्व कल्याण के लिए। वो चाहते इंटर्नशिप में पास है, चाहते पहले जाके धनुष उठा लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने वहाँ भी इंतजार किया कि सभी लोग ट्राई कर रहे हैं। फिर उन्होंने इसलिए उठाया कहीं राजा जनक का जो उन्होंने प्रण लिया है वो कहीं अधूरा न रह जाए, कोई उठा न पावे, उनकी बेइज्जती न हो जाए। तो ये विश्व कल्याण की उन राजा के मान को रखने के लिए उन्होंने उठाया, अपनी शक्ति का प्रयोग किया। और वहाँ पर देखिए विश्वामित्र की बात है, विश्वामित्र को भी पता था, यानी गुरु को पता होना चाहिए अपने स्टूडेंट का पोटेंशियल कि मेरा यह विद्यार्थी इस पोटेंशियल का है, इसे इस काम में लगाएं अच्छा करेगा, यह विद्यार्थी कला के क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, ज्ञान के क्षेत्र में। उन्हें पता था कि रामचंद्र जी को उठाई लेंगे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा कि उनको पता था अपने विद्यार्थी के पोटेंशियल पे, नहीं तो चाहते पहले लक्ष्मण जी को भेज दें, लेकिन उन्होंने राम को ही भेजा क्योंकि वो जानते थे। इसी तरह आज के समय में हम गुरुओं का भी दायित्व बनता है कि हम अपने पोटेंशियल को, अपने विद्यार्थियों को पोटेंशियल को पहचानें और उसी दिशा में वो कार्य करने की अनुमति। याद करिए आप अपने महाभारत में गीता का उपदेश याद करिए, गीता के उपदेश में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सारा ज्ञान दे दिया, सबका भैया ऐसा इनको मारो ये हो गया, ये सब बता दिया उन्होंने, लेकिन कहा भैया डिसीजन आपको लेना है। इसी तरह आज हमारी शिक्षा नीति भी कर रही है कि बच्चों में हम तार्किक सोच डेवलप करें, वैज्ञानिक सोच डेवलप करें, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता उन्हीं के ऊपर छोड़ें कि निर्णय आप लोग आपको क्या करना है। तो ये सब चीजें अपने ग्रंथों में हैं जिसका उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग की शिक्षा नीति में एक और मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच आज हम लोग दे रहे हैं। लेकिन अपने अगर हम लोग बात करें अपनी सनातन शिक्षा की या अपने प्राचीन परंपरा, तो ये बहुत बड़ा पुराना है। पहले हम लोग इसको आज शिक्षा नीति करती है कि जीवन के प्रत्येक शास्त्र का, पहले कहा जाता था जीवन के प्रत्येक शास्त्र का जुड़ाव होना चाहिए। मतलब हम जीवन, अगर हम जीवित हैं, जीवन हमने लिया है, तो हमको हर चीज आनी चाहिए, स्किल हमको आनी चाहिए, जीने की कला आनी चाहिए। और उस समय याद करिए कि जब किसी को आप उठा के देखें तो वह अकेला नहीं। अगर पाणिनि को हम वेदों के सदाई को देखें तो पाणिनि को हम क्या मानेंगे? पाणिनि क्या थे? उनको योगाचार भी कर सकते हैं, योग सूत्र भी उनके, मतलब उन्होंने व्याकरणाचार भी कर सकते हैं, साहित्यकार भी कर सकते हैं, मनोविज्ञान भी कर सकते हैं, वैज्ञानिक कर सकते हैं, समाजशास्त्री भी कर सकते हैं। यानी वो पूरे होलिस्टिक अप्रोच उनके पास था। इसी तरह से पतंजलि योग सूत्र की स्थापना जब हुई तो देखिए पतंजलि भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के व्यक्तित्व थे, ऋषि थे, ऋषि परंपरा के थे। गांधी जी को भी आपने देखा, विवेकानंद जी को देखा, एवं नाथपंथ आपका पंथ जो है जिस पंथ के महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, वो भी एक चीज के प्रति नहीं था, समाज के प्रति था, शिक्षा के प्रति था,
और जितने पर्व थे उनके पर्वों योग दर्शन सभी चीज, तो किसी एक को आप ये नहीं कर सकते कि ये इसके मास्टर है, वो हर चीज के। आज हमारा शिक्षा में यही कर रही है। मुझे याद है मैं बीचों में पढ़ता था, वहाँ पे एक भटनागर साहब होते थे, वो भटनागर रिवार्डी, उन्हीं के नाम में भटनागर रिवार्ड पढ़ा, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उन्होंने वहाँ का कोई गीत लिखा कि उस काशी की कुलगी की जो बेचू का कुलगी थे, वो लिखने वाले जो थे केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। अब देखिए, अब हम लोग चाहते हैं कि IIT IIM में पढ़ने वाला लड़का संगीत पढ़े, मल्टी डिसिप्लिनरी जाने। और आप देखें कि सिनेमा में बहुत ऐसे कलाकार हैं जो इंजीनियरिंग करके गए हैं। गिरीश जी को आपने जानते ही होंगे, जो बनारस के हैं, कितना अच्छा टैलेंट है उनके बाद, किस फील्ड के हैं। तो अब उस पर सोचा जा रहा है कि संगीत का जो कोई जरूरी नहीं है कि वह अगर हिस्ट्री पढ़ा तो संगीतकार नहीं हो सकता, नृत्यकार नहीं हो सकता। भरत मुनि का नाटक शास्त्र देखिए कितना बढ़िया था, नाटक की परंपरा को उन्होंने बनाया। तो हमारी जो ये भारतीय ज्ञान परंपरा है वह समग्रता और अखंडता की बात करती है, होलिस्टिक अप्रोच की बात करती है। उसको आज हम लोग जो ना अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहला यूरोप साहब को आप जानते हैं, वो अपने अंग्रेजी के प्रोफेसर, लेकिन उनकी कविताएं उर्दू में कितनी मशहूर है। हरिवंश राय बच्चन साहब को जानते हैं, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, हिंदी की कविता कितनी बढ़िया। ये है मल्टी डिसिप्लिनरी। तो ये सब चीज़ें हम लोग के समय तक था, हम लोग ये चीज़ें पढ़ते थे, तो हम लोग साथ में पढ़ने साथ योग की ट्रेनिंग भी करते थे, हम लोग कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज भी पढ़ते थे। अब राष्ट्रीय शिक्षा ने इस बात को प्रोत्साहित करती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा जिसमें आधारित थी समग्र विकास, अखंड विकास, अखंड शिक्षा, उसमें हम लोग केंद्रित करें। और जो भी हमारे ये जो लोग हैं उनमें हम लोग करें। ये कुछ लोग हैं, आर्यभट्ट को आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी उन्होंने काम किया, एस्ट्रोनॉमी में भी काम किया। सुश्रुत को देखिए, सुश्रुत सेल विज्ञान के चरक, जो आयुर्वेद के मेडिसिन के कह सकते हैं फादर थे। और आप पाणिनि को हमने कहा ही, कौटिल्य को अगर आप कहें तो क्या मानेंगे, अर्थशास्त्र का जनक मानेंगे, कि साइंस का मानेंगे, इकोनॉमिक्स का मानेंगे। तो पहले के लोग इस तरह के थे, होलिस्टिक। भाई चाहिए आयुर्वेद की दवाई नहीं है तो दूसरी भी दवा देके मन से आपको ठीक कर दें। तो होलिस्टिक अप्रोच पहले के लोगों के अंदर था, जो हम लोग उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। आप शोध नवाचार की बात करें, शोध पे हम लोग 0.7% खर्च कर रहे हैं, सबसे अधिक इजराइल कर रहा है। और अगर हम लोग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो 2019 के पहले हम लोग 60 से नीचे थे। आज बड़े गर्व के साथ हम कर सकते हैं कि हम लोग बढ़ते हुए आजकल 40 बराबर आ गए। और GST बहुत पैसा खर्च कर रही है शोध के ऊपर। अभी GST ने 23 से लेकर 28 के लिए 50,000 करोड़ रुपये अनुसंधान मांग से आवंटित किया है कि हमारे देश के बच्चे शोध करें, नवाचार करें, नई चीज का जन्म कराएं। और अगर हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा में उसके पास 3 चीजों पर होता था, उसको बनाए रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी क्या थी, वह था हेल्थ, जीवन। वो अपने हेल्थ पे कितना काम हो रहा था। तो आप कोई भी ऋषि परंपरा के कुल में जाइए तो पहला था, उसी हेल्थ के कारण चरक आए, उसी हेल्थ के कारण सुश्रुत आए। कपड़ा क्या था, कपड़ा मतलब आवरण जो हम लोग पहनते हैं। आवरण मतलब आपकी प्रकृति, आपके किनारे, तो जो भी चीज बाहर है, आपके बाहर है, उसको रिसर्च करना था। यानी प्रकृति पूजा, प्रकृति से प्रेम, प्रकृति के आयामों पर रिसर्च शोध ऋषि करते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि प्रकृति के साथ आप न चलें, हमेशा उन्होंने प्रकृति के साथ की पूजा पद्धति बताई। उन्होंने कहा कि पानी में थूकना मना है। क्यों पानी में थूकना मना है? ये उनका अप्रोच था, दर्शन था कि पानी में थूकेंगे, गंगा में थूकेंगे तो गंदगी होगी। ये उनका अप्रोच था। अब वो भूख हो चुका कि गंगा में नहीं थूक। तुलसी दल खाना में भोग लगाते से तुलसी दल डालना था, ये उनकी ज्ञान था, ये उनके अनुभव के आधार पर था। लेकिन अब प्रूफ हो चुका है कि तुलसी का एक दल अगर आपके खाने बढ़ जाए तो माइक्रोवेरियन होता है, आप खाने को स्वच्छ कर लेता है। तो ये उनकी ज्ञान परंपरा पे था। और मकाम, तीसरा रिसर्च उन्होंने किया मकाम। मकाम हम लोग सोचते हैं कि हमारा मकान नहीं,
उनके लिए जो जितना बड़ा सोचेगा उसके लिए मकान की परिभाषा सबसे बड़ी होगी। उन्होंने माना पूरा विश्व उनका मकान, वसुधैव कुटुंबकम वो उनका घर है। अपने घर के लिए रिसर्च होना चाहिए, अपने राष्ट्र के लिए रिसर्च होना चाहिए, अपने देश के लिए रिसर्च होना चाहिए। उसमें परिवार सबसे छोटी इकाई होने वाला है। कभी व्यक्ति को इकाई नहीं माना गया भारतीय काल करता है, परिवार को इकाई माना गया है, फिर विश्व को सबसे बड़ी इकाई माना गया, धर्म को इकाई माना गया। तो ये रोटी कपड़ा मकान जो मैंने आज के समय से लिया थी, लेकिन इसको बहुत पहले से सोच में ऋषि मुनि जो है इस पर गहन अध्ययन करते थे और सोचते थे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो, भविष्य के लिए बचा रहे, हमारा हेल्थ अच्छा हो, हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, और फिर हम देश और राष्ट्र और विश्व के कल्याण के बारे में हम सोच सकते। नेक्स्ट प्लीज। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है पुस्तकालय और ऑनलाइन शिक्षा। पुस्तकालय आज हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। आज हमने देखा है कि विद्यार्थियों के अंदर पढ़ने की क्षमता कम हुई है। क्यों कम हुई है? अभी हम लोगों ने गोरखपुर में कार्यक्रम चला था, पढ़े गोरखपुर, माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देश में चलाया गया था कि हम अपने बच्चों के अंदर पढ़ने की प्रवृत्ति को विकसित करें। लेकिन और इसमें पुस्तकालय में आपको याद होगा कि ऋग्वेद पूरे विश्व का पहला पुस्तक है, और हम लोग अपने पुस्तकों को विद्या माता करते हैं, किताब की हम लोग पूजा करते हैं। जब कसम भी खाते हैं तो विद्या माता की कसम खाते हैं। कसम उसी की खाई जाती है जिसपे आप सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो ये विद्या माता की कसम हम लोग जब मांगते थे, तो ये हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की जो हमको दे रही है, ज्ञान दे रही है, वो हमारी माता है। चाहे हमारी माता हो जिससे पैदा हुए हैं, लेकिन जो किताब हो जो मुझे ज्ञान दे रही है। तो पुस्तकालय का बहुत पहले की महत्व था। आपने याद होगा नालंदा विश्वविद्यालय, जिसमें उस समय आपको 50,000 विद्यार्थी पूरे भारत में पढ़े, उसमें 10,000 से अधिक विद्यार्थी वहाँ बाहर में पढ़ते थे। जब पुस्तकालय को जला दिया गया वहाँ पे, तो 6 महीने तक वो जलती है, लेकिन तब भी वो ज्ञान परंपरा रची रही, क्योंकि हम लोग पढ़ने में विश्वास नहीं करते थे, लिखने में विश्वास नहीं करते थे, कंठस्थ करके अपने हृदय के अंदर अपने को विश्वास करते थे। और आप जो परंपराएं हमारी रची हैं, इसी के कारण से रची हैं कि हम लोग ने उसको अपने अंदर में रखा, समाहित किया, उस पर आत्मसात किया। इसीलिए हमारी ज्ञान बड़े हुए, उसमें पुस्तकालय का बहुत महत्व है। तो हमें और आज पुनः मैं अपने विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि पढ़ने पे ध्यान दें, पढ़ें पढ़ें पढ़ें। कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ सोचेंगे, कुछ भी सोचेंगे तो वो आपके अंदर कुछ नया भाव पैदा करेगा। यही उद्देश्य है पुस्तकालय का। आप कितने लोग कितनी कहानियाँ पढ़े होंगे, नहीं याद होगा। पहले बचपन में हम लोग जो छोटे थे तो हम कितने, इसका कारण क्या है? मोबाइल हमको पढ़ने नहीं दे रहा है, बस हम उस शॉर्टकट मेथड से ज्ञान होते चले जा रहे हैं। अगर इससे क्या होगी, हमारी मेमोरी कम हो रही है। अगर कोई से 4 या 5 फोन नंबर किसी के पास हो, किसी के पास नहीं आता। मुझे याद है मैं 40 तक, बचपन में 40 तक मुझे पहाड़ा, अरैया, सावा ये सब याद हुआ करता था। 20-25 फोन नंबर पर पापा अपना मैं 2-2 चीज़ें में 23-72 छाप करके याद कर लिया करता। आज नहीं होगा, क्योंकि उसका हम अपनी बुद्धि का को गिरवी रख दिए हैं, बुद्धि का हम यूज नहीं कर रहे हैं। उसके कारण कुछ तकनीकें हो सकती हैं, लेकिन उन तकनीकों के साथ साथ हम पुस्तक में पढ़ने में ध्यान दें। और ऑनलाइन शिक्षा, ये ऑनलाइन शिक्षा हमारी शिक्षा नीति की एकदम नई कड़ी है। हम चाहते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा दें। इसमें यूपी गवर्नमेंट ने एक नई लाइब्रेरी भी बनाई है, डिजिटल लाइब्रेरी। उसमें मैं पुनः कहूँगा, पिछली बार भी कहा था कि आपके महाविद्यालय के योगदान बहुत अधिक है। 3,000 लगभग आपके ई कंटेंट उसमें उपलब्ध है, लेकिन अब इधर उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ नहीं रही है। तो जब नया ज्ञान आपके पास आ रहा है, तो उस नए ज्ञान को आप उस लाइब्रेरी में डालें कि पूरा प्रदेश, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व उसको देख सके, जान सके। ऑनलाइन शिक्षा नहीं है, ये अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा में भी थी। याद करिए अभिमन्यु को, अभिमन्यु ने भी ऑनलाइन शिक्षा अपनी माँ की करने के लिए, चक्र को तोड़ने की शिक्षा ऑनलाइन ही उन्होंने दी। जानते हैं संजय को धृतराष्ट्र के साथ बैठ के ऑनलाइन ही वहाँ का इतिहास सुन रहे होंगे महाभारत का। तो ये कोई नई चीज़ है, अपने साहित्य में इसका वर्णन पहले से मिलता है। यानी हमारे ऋषियों ने उस दिशा में सोचना कम से कम शुरू कर दिया था। उस ज्ञान के बारे में उनको आभास हो चुका था कि इस तरीके से भविष्य में हो सकता है।
विज्ञान और तकनीक, मैंने आपको कहा विज्ञान और तकनीक के बारे में हम बात पहले कर चुके हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है मूल्यांकन। मूल्यांकन का तरीका भी अलग अलग होता है। अब मूल्यांकन आज के समय में हमारी नई शिक्षा नीति कहती है कि मूल्यांकन आप सेमिनार दे दीजिए, प्रोजेक्ट दे दीजिए और उसको आप प्रैक्टिकल का नंबर दे दीजिए, कई तरीके से मूल्यांकन कर दीजिए। तो मूल्यांकन पहले केवल कॉपी में होता था, अब मूल्यांकन आपके आहार विहार अनुशासन, आपके चरित्र, आपके व्यक्तित्व सब पे शिक्षा दी जाती है कि आपका मूल्यांकन सभी के आधार पर होना चाहिए। और यह चीज़ पहले भी हो चुकी है। या फिर ये मूल्यांकन के लिए के पास मुझे किसी पास गए गणेश जी और कह के भैया जो पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा के पहले आ जाएगा। तो ये एक मूल्यांकन की प्रक्रिया थी। उन्होंने मूल्यांकन कैसे किया? उन्होंने कहा कि माता पिता के जो चक्कर लगा के आ गया और उन्होंने तर्क कितना बढ़िया दिया कि माता पिता ही तीनों लोग से बड़े हैं, इसलिए का चक्कर लगा। ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो इसकी शिक्षा आपको पहले से प्राप्त है, मूल्यांकन की शिक्षा। याद करिए यक्षित प्रश्न पूछा गया था युधिष्ठिर से, तो वो क्या था? एक मूल्यांकन की प्रक्रिया थी कि देखा जाए युधिष्ठिर कितना जानते हैं और अपने भाइयों में कितना उनका वो है। याद करिए कालिदास दुर्गा का प्रश्न है, उंगली दिखाने को उसका डिस्क्रिप्शन कैसे किया गया? एक उंगली, दो उंगली और उनका दिखाया गया, तो उसका डिस्क्रिप्शन कितने बढ़िया से किया गया। तो अपने भारतीय ज्ञान अपने साहित्य में ये मूल्यांकन की विभिन्न प्रक्रियाएं रही हैं। मुझे याद है कि मूल्यांकन हमारे द्वारा अपने आप नहीं कर लेना है, मूल्यांकन गुरुओं के द्वारा होना चाहिए, जो पारंगत हो उसके द्वारा होना चाहिए। गुरु ब्रेक लगाता है। अगर आपको गाड़ी दे दी जाए और कहा जाए चलाए, तो ब्रेक क्यों क्या करता है? ब्रेक आपको रोकता है। आपको ब्रेक तेज चलाने के लिए ब्रेक रोकता नहीं है, ब्रेक आपको तेज चलाने के लिए प्रेरित करता है कि दौड़ो। अगर तुमको कोई कष्ट होगा, ब्रेक के रूप में आपका गुरु है, तुरंत आपका ब्रेक करा देगा, आपको निडर बनाता है। या फिर एक कपड़ा खरीदने हम लोग जाते हैं, कहते हैं भैया फट तो नहीं जाएगा, रंग तो नहीं जुड़ेगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। तो दुकानदार नाम अरे बहुत मजबूत कपड़ा है, एक 6 साल तक फटने के बाद जो रंग तो उतरेगा नहीं। वो बच्चा इंश्योरेंस चाहता है अपने गुरु से, साहब जो मैं पढ़ रहा हूँ ठीक है, गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ। तो परंपरा जो मूल्यांकन की बात हुई है, अपने गुरु के द्वारा मूल्यांकन होना चाहिए या समाज के अन्य व्यक्ति के द्वारा मूल्यांकन। पंचतंत्र की कहानी मुझे याद आती है। पंचतंत्र में एक बार विद्या सीखे लोग 4 लोग थे। पहले को बताया गया कि भाई आप किसी भी बाग का स्ट्रक्चर बाहर से बना सकते हैं। दूसरे कहा गया कि आप उसको इंटरनल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तीसरे से वो विद्या दी गई कि आप उसको प्राण डाल सकते हैं। तो पहला कहा कि जब गुरु से पढ़ेगा क्या करें, हम अपना जो पढ़े उसको सीखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट अकेले मत करिए, गुरु के साथ एक्सपेरिमेंट करिए, उनके सामने करिए। वो कहे नहीं मैं करूँगा, आज जिंदा में गए, उन्होंने एक बाग बना दिया। दूसरे का तुम अपना प्रयोग करें, हम भी करें, हमारे सही है करें, उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर बना दिया। तीसरे का तुम लोग करके मैं जान डालूंगा। चौथा का मूर्ख था, करना है आप जान डाल देंगे तो बाघ खा जाएगा, आपको पेड़ पर पहले चढ़ जाने दीजिए। वो पेड़ पर चढ़ गया तो लोगों ने मना के मत जान डालो, खा जाएगा। अरे तुमने अपनी विद्या टेस्ट कर ली, तुमने अपनी विद्या टेस्ट कर ली, मैं अपनी विद्या टेस्ट करूँ। तो टेस्टिंग नहीं करनी है, उन्होंने टेस्ट किया, जान डाली, बाघ ने दिलों को खा लिया। तो इस तरीके से आपको मूल्यांकन नहीं करना। मूल्यांकन जब भी हो किसी के निर्देश पे होना चाहिए, किसी के देख रेख में होना चाहिए। जैसे आपको जिस दिन वो परफेक्ट कर देगा तब आप खुद उसमें आ जाएंगे और आप मूल्यांकन करने की स्थिति में आ जाएंगे। तो मूल्यांकन के भी कई आधार रहे हैं हमारे ज्ञान परंपरा में, उस आधार पर हमें मूल्यांकन किया जाता है। और नेक्स्ट जो है इसकी बात सोच विश्वास की बात, व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास। ये व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास ये तो ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दी है। व्यवसायिक शिक्षा पहले भी थी। व्यवसाय को आपने देखा होगा कि ग्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता था कि हर तरीके की विधा के लोग उसमें बोलते थे। व्यवसाय उसमें हर विधा को महत्व दिया जाता था। और कौशल विकास ये स्किल डेवलपमेंट की बात होती है कि स्किल जो आपके पास ज्ञान है उसको कैसे आप बढ़ावें। इसमें एक और है लर्न टू अर्न। आप याद करें लर्न टू अर्न आज हम लोग ले रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्न करें। ये पहले भी था, जब अपना विद्यार्थी जाता था गाँव में भिक्षा मांगता था, पढ़ाई के साथ साथ वो
समाज का ज्ञान भी लेता था और अन्न भी करता था। अन्न पहले केवल अपना पेट भरने के लिए किया जाता था, अन्न कभी तालिका बनाने के लिए पहले नहीं किया जाता था। तो ये एक अंतर था। ये तो अब आ गया कि हम लोग नौकरी के लिए लगाएंगे, हम लोग शरीर निर्माण पर उनका ध्यान नहीं देंगे। ये मैकाले शिक्षा पद्धति है। अगर मैं आपको स्वरोजगार की बात की गई है नई शिक्षा नीति में, तो स्वरोजगार आज बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर टाई पॉइंट लगा के अगर आपकी नौकरी किसी मॉल में लग जाती है तो आप बड़े खुश रहते हैं। लड़का क्या कर रहा है, तो मॉल में स्कूटी सेल्स मैन है, वाले सर्विस की 9,000, वहाँ हम लोग शादी ब्याह की बात कर सकते हैं। लेकिन कहा जाए आपका लड़का क्या करे, वो मशरूम कल्टीवेशन का काम कर रहा है घर में, अरे क्या करता है घरे मशरूम, लेकिन वो स्वरोजगार है। अगर जोड़े अगर देखें तो उसकी कमाई हो सकती है उससे अधिक हो। वो अपने मानसिक सुख में जिए। वो आप कर रहा था, लेट हो गया, अगर वहाँ माल में जाने पर थोड़ा से डांट पड़ी, तनाव में आया, मानसिक स्थिति, ये अपना मशरूम ग्रो करके दिखा, कितना मानसिक बढ़िया मशरूम ग्रो किया है, आराधित हुआ, आनंद लिया, तो कौन देखिए सुखी है। तो स्वरोजगार की बात पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। हम लोग नौकरी के सभी लोग नौकरी करना चाहे, स्वरोजगार की बात हो रही है, उस पर भी हम लोग जानते हैं। लर्न टू अर्न हो गई, ओटीओपी, ये अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का थीम है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उस समय भी हर गुरु की परंपरा में हर गुरुकुल का एक खास चीज होती थी। कहते थे उसको सीखने के दूसरे ऋषि उनके घर आतिथ्य बन के जाते थे, वहाँ रुकते थे, उनकी परंपरा को देखते थे, उनके कल्टीवेशन को देखते थे। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उस समय से उसको हम लोग दे सकते हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जो चाहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हर महाविद्यालय तक पहुँचे, हर महाविद्यालय अपना प्रोडक्ट बनावे, दिखावे, यहाँ के बहुत अच्छा। अगर मुझसे कहा जाए महाराणा प्रताप शिक्षा संस्थान में क्या अच्छा है, तो हम कहेंगे यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के विद्यार्थी है बहुत अच्छे, शिक्षक अच्छे। क्यों? क्योंकि जो उद्देश्य को दिया गया है उस उद्देश्य को पूरी है कि अपना जीवन जान लगा के काम करते हैं। प्लेसमेंट सेल जो इंडिकेटर, प्लेसमेंट सेल्स जो आ गए हैं, अब प्लेसमेंट सेल नौकरी दिलाने के लिए है, पहले प्लेसमेंट सेल मनुष्य बनाने के लिए हुआ करते हैं। अब ये जो है केवल आपको नौकरी दिलाने की बात करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। भारतीय ज्ञान परंपरा में ये सब चीजें जो हम लोग लागू कर रहे हैं, शैक्षिक पहचान हमें बना, परंपरा और अंधविश्वास। एक चीज मैं कहना चाहूँगा, परंपरा क्या है, अंधविश्वास है, दोनों में बहुत छोटी सी लकीर है परंपरा और अंधविश्वास। अंधविश्वास वो है कि जिसपे हम आंख बंद करके बिना सोचे समझे उस पर विश्वास करते हैं। परंपरा वो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभवों के आधार पर फिल्टर करके आपको दी जाती है। परंपरा मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, आप लोग बोल रहे हैं बस 5 मिनट और। कहानी ये है कि एक बार एक लड़की की शादी होती है, उस जाती है बहू बन के, तो उसकी सास कहती है कि अरे अरे अरे, तो शादी होकर जाती है, तो देखती क्या है कि उसके घर से एक उसकी सास जो थी एक मरी हुई काली पीली लेके बाहर निकलती है। तो सोचती है बहू अपने उसमें से डोली से देखती है हमारी सास क्या रही है, तो मरी हुई पीली लेके क्यों फेंक रही है, बड़ी बेकार है, इतना सोच के बात खत्म हो जाती है। समय बीतता चला जाता है। जब ये बहू जो गई थी वो सास बन गई, उसके लड़के की शादी होती है, उसकी बहू आती है, डोली में जो करने वाली तो उसको याद आ रहा है हम जब आए थे तो हमारी सास ने कुछ किया था, कहना ना बहू चलेगी नहीं, डोली में बैठे क्या करना बताइए भैया, पीपी खोज के लाइए आपको, लोग गए दौड़े हुए पीपी खोज के लाए, क्या करना, क्या इसलिए घर में ले गए लोग। अब क्या करना, क्या उसको मारिए, मारे फिर पकड़ के इसे पकड़ के टांग के बाहर ले आई और ले आके फेंकी, तब उतारी। कहने का तात्पर्य है कि उस समय उसकी सास ने ऐसा क्यों किया था, उसने अपने बहू के साथ क्यों कर लिया, इसलिए किया। वो तो इतनी खुश की शादी हो रही है, सास थोड़ा सा बस देखा जाना, सास ने दिल्ली फेंका बस। लेकिन अब उसको ध्यान में आ गया तो हमको ही फेंकना है। अब मुझे ये करना है, उसको ये करना था कि ये परंपरा नहीं हो सकता, उसको घर में बिल्ली मरी हुई हो इसलिए वो फेंकने के लिए लाई हो, लेकिन उसको अंधविश्वास को परंपरा इस पर हमको मैं जोड़ना है। बहुत से काम हुए, विचार नैतिक और पाठ्यक्रमों से जुड़ा रहना। और प्रथम अध्याय जो भारतीय ज्ञान परंपरा की कर दी गई है, और गर्व का
भाव हमको होना चाहिए। हम लोग कभी भारतीयों में कभी गर्व का भाव अपने जो कहें गर्व से कहें। अगर हम सूखी रोटी भी खाते हैं तो गर्व से कहें कि आप सूखी रोटी खा के ठंडा पानी पियो, तो वो वाले भाव में गर्व होना चाहिए। जो अपने गुरु पर गर्व करे, अपने समाज में करे, अपने महाविद्यालय में करे। समझ मैडम आज ये सब पुस्तकों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से सनातन स्वाधार, लेखन, मातृका, सूचना विज्ञान, साक्षर शिक्षा। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए पार्टी प्रीत जहाँ की नहीं सदा, ये बहुत अच्छा गीत मैंने सुना है। उस देश का रहने वाला हूँ और विद्या ददात विनयम विनयान दात पात्रतान ये श्लोक हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का है। लेकिन हमने क्या किया, विद्या से क्या चाहिए, विनय आना चाहिए, विनय से पात्रता आनी चाहिए, पात्रता से धन आना चाहिए, धन से सुख आना चाहिए और सुख से आनंद आना चाहिए, शांति आना चाहिए। लेकिन हम मैकाले शिक्षा पद्धति क्या करती है, कुछ नहीं, विद्या और डायरेक्ट आप आ गए धन में। तो जो पीछे के स्टेप कट गए, इसने हमको अपने जड़ों से काट दिया। तो हमेशा एक सीक्वेंस बनाया गया था कि विद्या ददात विनयम, विद्या से विनय, विनय से पात्रता, तब धन और आगे देखा। लेकिन सब डायरेक्ट हम क्या चाहते हैं आज कि केवल हम पढ़ें और डायरेक्ट हमको धन मिल जाए, उसी से आप आगे को बढ़ जाए। ये हमारी कमी है, थोड़ा उसमें रोकना होगा। फिर एक और उन्नत खेती, मध्यम भाव, अदम जाति नहीं। उत्तम खेती, उत्तम खेती क्या है? खेती मतलब प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन करें, पैदा करें, उसको सबसे बड़ा माना गया है। तो पैदा क्या करते हैं, आप भी चरित्र निर्माण करते हैं, आप भी पैदा करते हैं, चरित्र बनाते हैं। तो जो भी पैदा करने का काम करता है, तो पृथ्वी से पैदा करता है तो सबसे बड़ा है, जो फैक्ट्री में पैदा करता है वो उससे कम है, और जो चरित्र पैदा करता है वो सबसे बड़ा है। तो इस तरीके से अपने साहित्य में इसको वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्लीज। ये भारतीय ज्ञान परंपरा के कुछ उदाहरण हैं। अगर हम लोग कहें कि चरक उन्होंने फादर ऑफ लर्निंग कहा है, थियोक्रेटस को क्या कहा गया है, आप चरक को क्यों नहीं इकोनॉमिक्स का फादर कहा गया, क्योंकि वो सोच यूरोपियन सोच के हमने छोड़ दिया गया। लेकिन पौधों की बात करें, ऋग्वेद में 67, अथर्ववेद में 293, यजुर्वेद में 81 वनस्पतियाँ थी, लेकिन इसको हम लोगों को महत्व नहीं दिया गया। दिस मीन्स खगोल ज्ञान परंपरा के आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, इन लोगों का नाम लिया उस समय नहीं है। लेकिन एक चीज देखिए, लास्ट में लिखा है, हमें भारतीयों का आभारी होना चाहिए जिन्होंने अंकन की प्रणाली हमें प्राप्त की। आइंस्टीन ऐसा साइंटिस्ट कहता है कि भारत देश ने अगर अंकन नहीं दिया होता तो हम लोग कहीं नहीं पहुंच सकते। जो सिर्फ मेहरौली का धातु का किला आपने देखा, पिलर, तो केवल पिलर धातु का नहीं है, उसको बनाने के लिए विज्ञान की कई चीजें, ज्योमेट्री भी आनी चाहिए आपको, फिजिक्स भी आना चाहिए, केमिस्ट्री भी आना चाहिए। जो मंदिर बने हैं उसमें एक चीज़ की जानकारी नहीं है, ये पूरा चीज़ हमने उसको लिख दिया गया है। आनंद भाई महान जी को दर्शन, साहित्य और नैतिकता को ये यहाँ पे हमने डाल दिया है। घाव की कहावतें, घाव की कहावतें कितनी इंपॉर्टेंट है कि हर पूरे प्रकृति को उसने जोड़ के रखा था। नेक्स्ट प्लीज। ये अर्थशास्त्र घात दोस्तों देने मार, आप चंडीगढ़ आप देखे होंगे लोग दर्शक पढ़ने सफाई। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि साहित्य में विज्ञान आप बहुत मिलेगा, पर मैं बता दिया, प्रकृति पूजा बता दी। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि जो आज साइंस सिखा रहा है वो बहुत पहले हमारे शास्त्रों में मिला हुआ है। मैं बॉटनी का स्टूडेंट दो तीन एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमने बात की है रिप्रोडक्शन की, सबसे बड़ा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो युवक मिलते हैं विद्या नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा भी आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम सुना हो। इसको बहुत पहले दिया गया। रक्तासुर क्या था, रक्त के एक ड्रॉप, एक स्पोर से कई नए नए रक्त सुर पैदा हो रहे थे। तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बढ़िया सा एग्जाम्पल। अगर हम लोग कहें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब कि जैसे गुलाब होता है उसको काट के लगा दीजिए, तो याद करिए जो हनुमान जी समुद्र में जा रहे थे, एक ड्रॉप पसीना एक मछली के पूल में पड़ गया और वो नया जीव पैदा हो गया। तो ये था आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रावण की बात करें, रावण का टिश्यू कल्चर देखिए, क्योंकि प्रोटेनिक्स जीनोमिक्स की बात करें, रावण का जब गला कटता था तो नया गला पैदा हो जाता था, सिर पर। तो
इसको साइंस से जोड़ा जाए तो देखा जाएगा कि उसकी नाभि में वो प्रोटीन था जो उस जीन को एक्टिवेट कर दे रहा था कि जो नया कर रहा था। हमारे शरीर में अगर हमारा दांत टूट जाए नया दांत आएगा नहीं आएगा, लेकिन बच्चे का दांत टूट जाए नया दांत आएगा। क्यों? क्योंकि बचपन में वो जीन एक्टिवेट रहता है, वो बढ़ोतरी में नहीं रहता। तो हो सकता है ग्राउंड में सारे जीन प्रोटीन एक्टिवेट रहे हों कि खट से कटा नया आ गया, जीन का प्रोटीन बना दिया। तो उसको भी किसी ने कहा कि इस जीन को, इस प्रोटीन को आपको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और आप जो है उसके नाभि में तीर मारिए, तब जाकर वो डीएक्टिवेट होगा, तब जाकर होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत से ऐसे प्रमाण हैं कि जो टिश्यू कल्चर का उससे वो पौधे की जेनेटिक इंजीनियरिंग से ह्यूमन में कन्वर्ट कर देना, ये विज्ञान था अपने वाल्मीकि जी के पास। तो इन सब ज्ञान को अपने नेक्स्ट प्लीज ये अब आपको अपने जड़ से जगत तक, इसी से किसी तक, तो सबसे परंपरा प्रदेश से दिन तक बस उधर कभी मतलब जब बात करनी है। मैडम बार बार उनकी आ रहे हैं तो लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी थी मैडम। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, अपनी देश की नाती है, इसको संयोग से रखें और इसके आधार पर अपने रचनात्मक विभाग ज्ञान करिए कि जब हम अपना नमस्ते नहीं करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि हाथों में हमारी ताकत हो, फिर सर पे लगाते हैं कि दिमाग में हमारी बुद्धि हो, और फिर कलेजे में लगाते हैं कि हमारे हृदय में दया का भाव है। ये होता है भारतीय नमस्ते। यानी नमस्ते का भी एक सूत्र है जिसे किसी भाव से बनाया गया। तो अपनी ज्ञान परंपरा को गर्व करना सीखना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को समय के साथ को आगे बढ़ने की बात करती है और यह महाविद्यालय उसके कम चीजों में चल रहा है। मैं सभी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ, महाविद्यालय परिवार को प्रत्येक कि आपने इतने देर तक मुझे सुना। आप लोग डूब रहे होंगे, आपकी ऊर्जा का मैं कायल हूँ। मैं आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आपकी संस्था के प्रति अवधनाथ जी को सतासुमन, विजयनाथ जी महाराज को सतासुमन व्यक्त कर रहा हूँ और गोरखनाथ का सेवा का काची हूँ। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अध्यक्ष बोधन एवं आभार ज्ञापन के लिए चौधरी सर। योग पुरुष ब्रह्मलीन महान विजयनाथ जी महाराज एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महान अवधनाथ जी महाराज की पावन स्मृति में मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि दूँ और श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज व्याख्यानमाला के चौथे दिवस पर हम लोगों के बीच मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्र जी हम लोगों का मार्गदर्शन करते हुए और जैसे कहा जाता है रंग से राजा तक, प्रारंभ से अंत तक, आपने बहुत ही रोचक, ज्ञानवर्धक और मार्मिक तथा बोझपूर्ण ढंग से अपने व्याख्यान को हम लोगों के सामने रखा। हमें आशा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि हम सभी लोग निश्चित तौर पर इसको आत्मसात करने के लिए प्रेरित होंगे। सभागार में हमारे मित्र डॉक्टर अमरनाथ जी, शिक्षक एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को सादर नमन। आप लोगों ने मेरे समझ में जितने व्याख्यान अब तक हुए हैं उसमें हमें जैसा लग रहा है कि सबसे अच्छा हमें लगा, आप लोगों को भी लगा होगा। पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आपके द्वारा भारतीय ज्ञान परंपरा को एक एक बिंदु से जोड़ते हुए और उसका उद्धरण प्रस्तुत करते हुए
हमारे सामने आपने रखा। निस्संदेह सारे विद्यार्थी भी इससे लाभान्वित होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझ पाने में वो सक्षम होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समग्र विकास की तरफ बात करती है, व्यक्तित्व विकास की तरफ बात करती है और प्रत्येक को कौशल विकास और व्यावसायिक दृष्टिकोण प्रदान करने का दृष्टिकोण उसमें है। आपने बहुत अच्छे ढंग से उसको हम लोगों के समक्ष रखा। हमेशा से भारतीय परंपरा रही और जैसा सर ने कहा ठीक उसी तरीके से भारतीय समाज का जो शुरुआत है वही व्यावसायिक स्तर पर। यहाँ कर्म विधान ऋग्वेद से लागू है और उसी कर्म के आधार पर यहाँ सबसे पहले निर्धारण है समाज और उसी के आधार पर सारी व्यवस्था यहाँ की प्रारंभ होती है और यहाँ तक हम लोग पहुंचे हुए हैं आधुनिक परिवेश तक। ज्ञान विज्ञान का यहाँ सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आपने दिया। डिजिटल शिक्षा है, तकनीकी विकास है, पूरा विश्व इस समय इसी तरफ अग्रसर है और आने वाला पूरा वैश्विक समाज हमको लगता है कि इसी तरफ अग्रसर होकर पूरे जीवन के विविध आयाम में इसका इतना ज्यादा जो है प्रवेश हो जाएगा कि जो इससे अछूता रहेगा वो समाज और देश या राष्ट्र के अनुकूल स्थिति में नहीं अपने आप को पाएगा, पिछड़ जाएगा। इसलिए महत्वपूर्ण संदेश इस व्याख्यान से कि समय अनुकूल शिक्षा प्रतिशत शिक्षा से हमको जुड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय का हृदय से आभारी हूँ। साथ ही साथ उनसे आग्रह हमेशा रहता है हमारा कि हमारे विद्यार्थियों का हमारा मार्गदर्शन आपका सतत हमें मिलता रहे और इसी भावना के साथ मैं आपको नमन करता हूँ। महाविद्यालय परिवार से की तरफ से भी आपको जो है धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ सभागार में उपस्थित सभी लोगों ने इतने देर तक व्याख्यान को सुना और व्याख्यान की गरिमा बनाते हुए आप बैठे रहे। आप सभी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।